यह दंतुरित मुस्कान और कवि है इसके नागार्जुन। पहले हम कवि का परिचय पढ़ेंगे। वैद्यनाथ मिश्र यात्री जो हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से विख्यात हुए। हिंदी के सुप्रसिद्ध प्रगतिशील कवि एवं कथाकार हैं। आधुनिक कवि के रूप में विख्यात नागार्जुन ढाई फसली के घमंडू जीव थे। नागार्जुन का जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई थी। बाद में संस्कृत अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता भी गए। 1936 में आप अध्ययन के लिए लंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में विकसित हो गए। 1938 में वे स्वदेश वापस आ गए। शिक्षा प्राप्ति के दौरान उनकी भेंट मैथिली के प्रकांड पंडित सीताराम झा से हुई और उसने भाषा छंद अलंकार आदि का विशेष ज्ञान प्राप्त किया। 20 वर्ष की अवस्था में 1931 में आपका विवाह हो चुका था, लेकिन अध्ययन भ्रमणकड़ी और राजनीति में रुचि होने के कारण ये परिवार की देखरेख नहीं कर सके। नागार्जुन के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। लगभग 5 दशक तथा नागार्जुन हिंदी साहित्य को समृद्ध करते रहे और 5 नवंबर 1998 को आपका देहांत हुआ। साहित्य रचना नागार्जुन ने 1935 में हिंदी मासिक दीपक में काम किया तथा 1942 से 43 में विश्व बंधु साप्ताहिक का संपादन किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में यात्री उपनाम से रचना करते थे। उनके कविता संग्रह रचित्रा से मैथिली में नवीन भाव बोध का प्रारंभ माना जाता है। संस्कृत के चाणक्य उपनाम से कविताएं लिखी। 1930 में विधिवत लेखन करते हुए नागार्जुन ने निम्नलिखित रचनाएं हिंदी को दी। सतरंगी पंखों वाली, प्यासी बरसाई आंखें, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। 1956 में प्रकाशित युग धारा में कवि ने अपना परिचय निम्न रूप में दिया है। पैदा हुआ था मैं दीनहीन, अपने किसी कृषक कुल में, आ रहा हूँ पिता अभाव का आसव ठेठ बचपन से। ठीक है, काव्य सौंदर्य नागार्जुन की कविता राष्ट्रीय चेतना की कविता है, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन की धड़कन सुनाई पड़ती है। व्यंग्यात्मक उनकी कविता का अभिन्न अंग है। प्यासी पथराई आंखें, नीम कुसुमों का संचरित तथा फाइयान के वंशधर आदि कविताएं राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत है। मातृभूमि के प्रति प्रेम निम्न शब्दों में व्यक्त हुआ है। भारत माता के गालों पर कसकर पड़ा समाता है। राम राज्य में अब की रावण नंगा होकर नाचा है तथा खेत हमारे भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, इसलिए तो हमको इनका सबका सबका प्यारा है। नागार्जुन की कविताओं में गहन राजनीतिक समझ दिखाई पड़ती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर आपने अनेक रचनाएं लिखी हैं। मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े होने पर वैचारिक कट्टरता उनके काव्य में नहीं है। कवि का ग्रामीण संस्कार भी उनकी कविताओं में व्यक्त हुआ है। प्रकृति से जुड़ी कविताएं प्रसिद्ध हैं। बादल को घिरते देखा तथा धैर्य तुरंत जैसी कविताएं बहुत सुंदर हैं। काव्य भाषा इनकी नागार्जुन की काव्य भाषा भावों का अनुसरण करती है। तत्सम शब्दावली के साथ गौरव देश विदेशी शब्द आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त हुए हैं। मुहावरों का सटीक प्रयोग में उनके काव्य की विशेषता है। जैसे वतन में अक्सर पंडित नेहरू फूले नहीं थमाते हैं, फूले नहीं थमाते ही मुहावरा है। बापू के भी ताऊ निकले, ठीक है, तीनों बंदर ताऊ के। क्रिकेट के अंडे से ताऊ, क्रिकेट के अंडे जो है 70 चूहे खाकर रीचा, पूरी किलोग्राम जनमत पर। नागार्जुन की कविता बिंबात्मक है। हिरण की तरफ सत्य कूदते बातें कभी भी देखिए। नभ में छोकरियां भरे भले, शिशु घन सुरंग, खिलवाड़ देर तक करे भले, शिशु घन सुरंग। नागार्जुन ने मधुर गीत भी लिखे और मुक्त छंद में भी काव्य रचना की। उन्होंने प्रणय, प्रकृति, राजनीति और देश प्रेम पर कविताएं लिखी। उनकी कविताओं का स्वर मानवतावादी है। प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा के शब्दों में इनकी कविताएं दिल पर चोट करने वाली हैं, कर्तव्य की याद दिलाने वाली हैं और राह दिखाने वाली भी हैं। नागार्जुन मित्रों के लिए नागा बाबा थे। समाज, राजनीति, धर्म तथा साहित्य में एक साथ संघर्ष करने वाला हिंदी का यह कवि अद्भुत था, क्योंकि कवि के विवेक पर किसी तरह का बंधन स्वीकार नहीं करता था। नागार्जुन मानते थे कि पार्टी देश और समाज में बड़ी नहीं होती, इसलिए वामपंथियों ने इन्हें अंततः ठुकरा दिया। सन 1962 में उन्होंने चीन विरोधी कविताएं लिखी और सन 1965 में आपातकाल विरोधी कविताएं लिखी। जयप्रकाश आंदोलन का भी खुलकर साथ दिया था। नागार्जुन कोमल भावनाओं के कवि थे। जब सन्यासी जीवन काल पर वर्षों बाद गृहस्थ बने, पत्नी की उम्र ढल चुकी थी, उनकी पीड़ा पर कविता लिखी। प्रत्यावर्तन अर्थात लौटना, उसमें पत्नी की दशा पर लिखा। हृदय में पीड़ा, लिंगों में लिए पानी, देखते पथ काट दी सारी जवानी। ठीक है, कविता पढ़ेंगे। यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग नंबर 2 में संकलित दंतुरित मुस्कान नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। ठीक है, इसमें कवि ने क्या बताया है, कवि जो है घुमक्कड़ स्वभाव का, जगत घूमता रहता था। ठीक है, जब उसने जब अपने छोटे से बच्चे के मुंह में छोटे छोटे दांत देखे तो उसे अपार प्रसन्नता हुई। उसने अपने भाव
भावों को अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। तुम्हारी अदंतुलित मुस्कान बचपन में भी डाल देगी जान। कभी अपने छोटे से बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे छोटे छोटे दांतों से सजे हुए और भरे हुए मुंह की मुस्कान इतनी आकर्षक है, यानी इतनी सुंदर है कि वह तो मृतकों में भी जान डालने की क्षमता रखती है। ठीक है, मरा हुआ भी जिंदा हो जाए, कहने का मतलब इतनी अच्छी मुस्कान है आपकी, यानी वह तो जीवन का संदेश देती है। धूले दूसरे तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम्हारे शरीर का अंग प्रत्यंग धूल मिट्टी में सना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम तालाब को छोड़कर मेरी निर्धन की झोपड़ी में खिलने वाले कमल हो। स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। वह तालाब भी पहले पत्थर होगा, पाषाण का मतलब पत्थर। वह तालाब भी पहले पत्थर होगा, पर तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर वह पिघल गया होगा और जल बन गया होगा। सो गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस खाकी बबूल, चाहे वह बांस हो या बबूल, पर तुमसे छूकर उससे वे शेफालिका के कोमल फूल झड़ने लगते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कभी उस नन्हे से बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हें उसे पहचाना है, हाँ कि नहीं? क्या वह नन्हा सा बच्चा हैरानी से भरकर बिना पल के झपकाए लगातार उसकी ओर देखता ही रहेगा? थक गए हो आखिर ब्रह्मकेश, क्या वह थक गया था? क्या वह उससे मुंह फेर ले? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? कवि कहता है कि यदि वह उसे पहले पहचान नहीं पाया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, यानी कि वह अभी बहुत छोटा है पर वह बहुत भोला भाला और सुंदर है। ठीक है, क्योंकि कवि घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे, घर पर बहुत कम आते थे, यानी बाहर ही रहते थे। तो काफी दिन में अपने घर आए हैं तब उसने अपने बच्चे को देखा है। ठीक है, उसकी प्यारी सी मुस्कान, जो कि छोटे बच्चे की जो मुस्कान होती है उसमें कोई बनावट नहीं होती। बड़ा तो कोई भी बनावटी बन करके हंस लेता है, लेकिन जो छोटे बच्चे यानी दूध या दांतों की जो मुस्कान होती है वो सबके मन को मोह लेने वाली होती है। ठीक है, ये कवि ने इस बारे में बताया है। अब हम पढ़ेंगे भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में कवि ने अपने बच्चे को काफी लंबे समय के बाद मिला और उसके मुंह में उगे छोटे छोटे दांतों को देखा और अति प्रसन्न हो उठा। उसे यह प्रतीत हुआ था कि उसकी मुस्कान में अपार सुंदरता छिपी हुई थी। ये आपका भाव सौंदर्य था। ठीक है, अब देखेंगे काव्य सौंदर्य। कवि ने छोटे से बच्चे के दांतों की सुंदरता की सराहना करते हुए उसे भोला और सीधा माना है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, तुकान छंद है, प्रश्न शैली है और अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। समझ आ रहा है ना? हमारी मां ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक से भाग नंबर 2 में संकलित किया अदंतुलित मुस्कान नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि नाम भी हैं। ठीक है, इसमें कवि ने क्या बताया है? इसमें कवि लंबे समय तक कहीं बाहर रहने के बाद वापस अपने घर लौटा था। उसने अपने बच्चे के मुंह में उगे छोटे छोटे दांतों की सुंदर चमक से शोभायमान मुस्कान को देखा। ठीक है, उसे बहुत खुशी मिली, यानी अपार प्रसन्नता प्राप्त हुई। ठीक है, तो कवि कहता है कि ये सुंदर दांतों वाले मेरे बच्चे भी तुम्हारी माँ और तुम्हारे और मेरे बीच में माध्यम न बनी होती तो मैं कभी तुम्हें और तुम्हारी मुस्कान को कभी देख भी नहीं पाता और मैं कभी तुम्हें जान पाता। ठीक है, तुम्हारी अदंतुलित मुस्कान धन्य, तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। ठीक है, तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। सिर पर वासी मैं इधर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर। मैं तो लंबे समय से सिर पर वासी का मतलब लंबे समय से, यानी मैं तो लंबे समय से कहीं बाहर था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूँ या पराया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए मेहमान की तरह हूँ, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहा, यानी तुम्हारे लिए तो मैं अनजाना सा ही हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारी माँ की आदरपूर्वक तुम्हारा पालन पोषण करती रही है और तुम्हें अपना प्यार प्रदान करती रही, वही तुम्हारा पंचामृत से पालन पोषण करती रही। देखते तुम इधर तक मार और होती जबकि आंखें चार, तुम मुझे देखकर हैरान थे और मेरी ओर कंठियों से देख रहे थे। जब कभी अचानक तुम्हारी और मेरी दृष्टि मिल जाती तब तुम्हारी अदंतुलित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही श्रीमान, तो मुझे तुम्हारे मुंह में तुम्हारे चमकते हुए सुंदर दांतों से युक्त मुस्कान दिखाई दे जाती थी, यानी सच में कि मुझे तुम्हारे दुधिया दांतों से सजी मुस्कान बहुत सुंदर लगती है। मैं तो तुम्हारी अदंतुलित मुस्कान यानी तुम्हारी जो मुस्कान पर मुग्ध हूँ। ठीक है, इसमें देखो बेटा भाव सौंदर्य क्या है? कवि ने अपने बच्चे की सुंदर दंतावली को देखा था और उसकी मुस्कान पर मुग्ध हो उठा था। वह अपने बच्चे के प्रति आभारी था कि उसकी अनुपस्थिति में उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चे का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया था। ये तो इसमें है भाव सौंदर्य। ठीक है, अब देखेंगे इसमें काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में कवि ने अपने नन्हे से बच्चे की मधुर मुस्कान के आकर्षण का
सहज सुंदर वर्णन किया है और अपनी पत्नी की कर्तव्य निष्ठा का उल्लेख किया है, जिसने उसकी अनुपस्थिति में अपने पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करने का पालन पोषण किया था। ठीक है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया, प्रसाद गुण है, वात्सल्य रस और खरी बोली का प्रयोग किया गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कविता और पढ़ लेते हैं सेकंड पार्ट, उसका नाम है फसल। ठीक है, एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक से भाग नंबर 2 के संकलित फसल नामक कविता से किया गया है। इसके कवि कौन है? नागार्जुन जी हैं। ठीक है, इसमें कवि ने क्या बताया है? फसल उत्पन्न करने के लिए मनुष्य और प्रकृति मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यानी कि एक इंसान भी फसल को पैदा नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं। कवि कहता है कि फसल को उत्पन्न करने के लिए एक के नहीं दो के नहीं बल्कि अनेक नदियों से प्राप्त होने वाला पानी अपना जादुई प्रभाव दिखाता है। उसी पानी के कारण यह पनपती है और बढ़ती है। उसे उगाने के लिए किसी एक व्यक्ति के नहीं और दो के नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों द्वारा होने की गरिमा इसमें छिपी हुई है। ठीक है, यह लाखों करोड़ों इंसानों के परिश्रम का ही परिणाम है। ठीक है बेटा, यानी लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श, यानी हाथ स्पर्श का मतलब छूना। एक के नहीं दो के नहीं, हजार 10 खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इसमें एक दो खेतों की मिट्टी प्रयुक्त नहीं हुई है, इसमें तो हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी की विशेषताएं छिपी हुई हैं। मिट्टी का गुणधर्म इसमें छिपा हुआ है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। फसल क्या है? यह तो नदियों के द्वारा लाए गए पानी का जादू है, जिससे इसे उपजाने में सहायता दी। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संतली मिट्टी का गुणधर्म। संतली का मतलब चंदन की। इसमें न जाने कितने लोगों का हाथों का परिश्रम छिपा है, या उन हाथों की महिमा का परिणाम है। भूरी काली संतली मिट्टी की विशेषता इसमें विद्यमान है। उपादेय है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच हवा की फिसल का है। यह सूर्य की किरणों का फसल के रूप में परिवर्तन है। सूर्य ने अपनी किरणों से इसे बढ़ाया है। अगर सूरज नहीं निकलेगा तो फसल भी नहीं होगी। अकेले पानी से भी नहीं होती है, उसे धूप की भी आवश्यकता होती है। जीवन दिया है, यानी सूर्य की किरणों ने इन्हें बढ़ाया और इसे नया जीवन भी दिया है। हवा ने इसे फिरकने और इधर उधर डोलने का गुण प्रदान किया है। यानी भाव यह है कि फसल प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम है। ठीक है, यानी एक के नहीं दो के नहीं, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा छिपी हुई इसमें। ठीक है बेटा, समझ आ रहा होगा ना? इसमें अब देखो भाव समझिए। कवि ने माना है कि फसल केवल मनुष्य उत्पन्न नहीं करता, यह प्रकृति और मनुष्य के द्वारा मिलजुल कर किए जाने वाले सहयोग का परिणाम है। यानी प्रकृति भी और मनुष्य भी दोनों के सहयोग से ही फसल पैदा होती है। ठीक है, इसमें शिल्प सौंदर्य यानी काव्य सौंदर्य देखेंगे। कवि ने फसलों के उत्पन्न होने का आधार और परिश्रम केवल मनुष्य को नहीं माना, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के मिले जुले सहयोग को माना है। खड़ी बोली का सहज प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। अभिधा शब्द शक्ति ने कवि के कथन को सरलता प्रदान की है। ऐतुकान छंद है, पुनरुक्ति प्रकाश और कर्षण अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा,